गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी टीचर मिस पूनम निजावन, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। जो आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण इसका रिवीजन करेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि पाठ के अंदर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है कौन? मनुष्य। अब प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा कैसे कर सकता है, भाषा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका प्रश्न बन सकता है भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। उसी का दूसरा प्रश्न किस तरह बन सकता है कि भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? तो आप क्या लिखेंगे? भाषा। अब देखिए, एक ही प्रश्न हमने दो तरह से पूछा, लेकिन उन दोनों का आंसर एक ही था। इसी प्रकार से भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा कैसा माध्यम है? ठीक है, आपको याद रखना है, भाषा आदान प्रदान का माध्यम है। आपको राइट आंसर याद रखना है, चाहे कितने भी आपको ऑप्शन मिल जाएं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप अवश्य राइट आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आता है आपका भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? क्वेश्चन। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। अब क्वेश्चन आया, भाषा के कितने रूप होते हैं? ठीक है, ऑप्शन में आपको आ गया 2, 4, 6, 8। तो यदि आपको पता है कि भाषा के दो रूप होते हैं तो आप 2 पर ही टिक लगाएंगे और किसी आंसर को आप देखेंगे भी नहीं, अगर राइट आता है। ठीक है, बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चा अपने घर में माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा या फिर कुछ भी नहीं? तो अगर आप जानते हैं कि मातृभाषा, तो आप मातृभाषा को टिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका भारतीय भाषाएं और हिंदी। ठीक है, ये सारी भाषाएं हैं। तो अब भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए 22। तो चाहे वहाँ 30 लिखा हो, 32 लिखा हो, 40 लिखा हो, यदि आपको 22 पता है तो आप 22 पर ही टिक करेंगे। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, अगर आपको डेट याद है 14 सितंबर 1949 को, तो चारों ऑप्शन में से अगर आपको राइट आंसर पता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। काफ़ी बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षेत्रीय रूप। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय रूप कहते हैं, जिन्हें बोली भी कहते हैं। आमतौर पर बोली में लिखित साहित्य नहीं होता। कोई भी बोली विकसित भाषा का रूप ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ के बीच बीच में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही उच्चारित ध्वनि का लिखित रूप है, यही लिपि है। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह के लिखित रूपों को क्या कहते हैं? अगर आप जानते हैं कि लिपि कहते हैं तो आप लिपि पर ही टिक लगाएंगे। ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेंगे, 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के मिलेंगे, वो आपको राइट आंसर पे टिक करना है। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने आपकी इसको एक्सरसाइज, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है
व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? यदि आप जानते हैं व्याकरण, तो आप ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से व्याकरण पर ही टिक करेंगे और किसी पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस मैंने आपको पहले ही करवा दी हैं, ये मैंने आपको बता दिया भाषा के 2 रूप होते हैं, ये सब कुछ। अब आपको इसकी MCQs आपको अच्छी तरीके से देखने हैं। प्लस प्रश्न ये भी आ सकता है, हो सकता है, हिंदी विश्व के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है? 150। अगर ऑप्शन आ गया 250, 300, 100, 50, अगर आप जानते हैं 150 तो 150 पर ही होगा। कहने का मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और राइट आंसर दिमाग में आपको रखने हैं। इसी तरह भारतीय भाषाएं आ सकता है, कन्नड़ कहाँ किस राज्य की है, तमिल किस राज्य की है। ठीक है, इसी तरह ये आपके किताब के पीछे जो MCQs हैं, इन MCQs को भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। अब आता है आपका चैप्टर 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण आप जानते हैं क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं वर्ण? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्णमाला क्या है कि जहाँ पर आपने देखा का खा गा गा छोटा बड़ा ई ई उ उसे लेकर छत्राज्ञा तक वर्णमाला कहलाती है। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के चिन्ह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हो सकता है, आंसर होगा वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के निकल जाती है? आपको ऑप्शन में दे दिया स्वर, व्यंजन, संधि, कुछ भी दे दिया। ठीक है, अगर आप जानते हैं स्वर, तो स्वर पर ही आप टिक करेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ, तो 2 भेद होते हैं। ह्रस्व, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके बोलने में 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ माने गले से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श माने छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? अब आपको याद होना चाहिए कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। 3 है, नंबर संख्या याद रखिए, 3 है। अगर पूछा जाए कौन कौन से, तो आपको ये बताना है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, इसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि। नासिकीय माने जो नाक के द्वारा आती है। अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जिस व्यंजन से ये पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ग माने 5वें वर्ण के रूप में बोला जाता है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पहले यदि सम हो तो माँ हलंत की जगह सदैव अनुस्वार यानी अंग की बिनती लगती है। ये माँ के नीचे जो आप देख रहे हैं तिरछी लाइन, इसे हलंत बोलते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। तो अब प्रश्न हो सकता है, अनुनासिक ध्वनियों में हवा कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह से निकलती है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग कब होता है? संस्कृत के शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत ही कम रूप में
होता है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रश्न बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे व्यंजनों के संयोग को व्यंजन या गुच्छ कहा जाता है। कैसे व्यंजन? वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का चिन्ह स्वीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। समान व्यंजनों के गुच्छ को क्या कहते हैं? द्वित्विक व्यंजन। द्वित्विक व्यंजन जहाँ पर आधा और पूरा शब्द मिलके बनता है। जैसे चक्का या द्वित्विक है, का 2 बार आया है। जग्गू, गा 2 बार आया। कच्चा, चा 2 बार, आधा और पूरा, ये द्वित्विक व्यंजन है, ठीक है। हिंदी के कितने हैं? अब हिंदी की वर्णमाला में वर्णों कितनी संख्या है? 55 संख्या है। आगत ध्वनियों को मिलाकर 55 है, ठीक है। अब है आपका कि ये सब है आपका व्यंजन का संयोग। ये अब है जिन व्यंजनों के साथ खड़ी पाई मिलती है, गा, मा, ना, सा आदि एक दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। खड़ी पाई मीन्स क्या होता है? जो मात्रा लगी होती है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको सही आंसर पता होने चाहिए। अब जैसे अब हम जान गए हैं ये जितना कुछ दिया है इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है। ये देखिए, सही गलत ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये हैं आपके एमसीक्यूज। इस तरह से एमसीक्यूज आपको आएंगी, ठीक है। तो बच्चों, इसको आपको अच्छी तरह से पूरा चैप्टर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको रीड करिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।